बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। क्लास सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास सेकंड ईयर के पहले चैप्टर से जो रिस्पायरेशन का है, उस पर हम बातें करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उर्दू का भी लेक्चर होगा और इसके साथ एक वीडियो पश्तो में भी बनाएंगे, तो उर्दू स्पीकर वाले भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और पश्तो वाले भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिस्पायरेशन से। तो रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, और सेकंड ईयर में भी पढ़ा है। हम ये जानते हैं कि रिस्पायरेशन हमारे लिए एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने मुख्तलिफ प्रोसेसेस को सर अंजाम दे। ठीक है, उसमें से फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, मूवमेंट के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, या रिप्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब एनर्जी की प्रोडक्शन किस तरह होती है, एनर्जी की रिलीजिंग किस तरह होती है, तो वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से होती है। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन वर्ल्ड को पहले समझते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। रिस्पायरेशन एक लेटन वर्ड रिस्पायरेशनम से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या है? ब्रीथिंग है। ठीक है, डिफिनीशंस को देखते हैं। आप लोगों ने डिफिनीशन पहले भी देखे होंगे, अभी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 डिफिनीशंस लिखे हुए हैं, आपको जो भी आसान लगा तो आप वो याद कीजिएगा। ठीक है, डिफिनीशन में हम क्या पढ़ते हैं? डिफिनीशन में हम ये पढ़ते हैं रिस्पायरेशन क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। क्यों? हमारे पास एटीपी क्या है? एनर्जी के एक फॉर्म है ना। ठीक है, तो रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इससे रिलीज होती है और ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन से। ठीक है, तो ये भी एक सेम सा डिफिनीशन है कि ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और क्या? और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है ना, उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और साथ में वो जो ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, हमारे पास 2 किस्म के रिस्पायरेशन होते हैं, एक एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक जिस तरह नाम से जाहिर है, वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो फूड की ब्रेक डाउन होती है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ताकि इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और स्मॉल अमाउंट में, कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब एरोबिक रिस्पायरेशन कौन सी जगह पर होती है? एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये तो सारा प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, ये इसके जो बाय प्रोडक्ट है, ये इसमें चीज़ में कन्वर्ट होता है या ब्रेक डाउन इसकी होती है, वो इथाइल अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है। ठीक है, और ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है, और इससे क्या होगा? इससे हमें एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस ये क्या है? ये हमारे पास रिस्पायरेशन की टाइप्स हुई। 2 और किस्म की रिस्पायरेशन मैंने यहाँ पर सिंपली आपके लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये गैसियस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिस तरह एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो बॉडीज और एनवायरनमेंट, लिविंग बॉडीज और एनवायरनमेंट के जो दरमियान रिस्पायरेशन होता है उसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो
मछलियाँ जो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, हम लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो उस रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल बॉडी रिस्पायरेशन होती है ना, जिस तरह स्किन, लंग्स होती है, गिल्स होती है, ठीक है, तो जब एक एनवायरनमेंट और बॉडी की जो रिस्पायरेशन होती है उनके दरमियान, तो उसको क्या कहेंगे, उसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहेंगे। इंटरनल रिस्पायरेशन वो होते हैं जो अंदर बॉडी के फ्लूइड और अंदर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, दोनों के बिटवीन होती है, दोनों के दरमियान होती है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। जिस तरह लैंप होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के लंग्स में वगैरह होती है, ठीक है, तो उस तरह क्या है, उस तरह रिस्पायरेशन को हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। तो रिस्पायरेटरी सरफेस कौन सा, रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होता है? रिस्पायरेटरी सरफेस वो सरफेस जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, वो सरफेस जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं, ठीक है। इस रिस्पायरेटरी सरफेस को इससे पहले हम एक लफ्ज़ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं, जिस तरह ह्यूमंस होते हैं। सैम्पलर मॉलिक्यूल के लिए तो इतना नहीं, लेकिन ये रिस्पायरेटरी सिस्टम वो होता है जिसके रिस्पायरेशन के लिए प्रॉपर सिस्टम हो, ठीक है। जिस तरह हमारी बॉडी का होता है ना, कि हम बॉडी का सांस किस तरह लेते हैं, वहाँ पर एक्सचेंज हो के वापस सांस किस तरह बाहर आती है, वो एक प्रॉपरली सिस्टम है, ठीक है। वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। रिस्पायरेटरी सरफेस को किस जगह को कहते हैं? वो जगह, वो सरफेस, ठीक है, जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसको, उस सरफेस को क्या कहते हैं? उसको रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको समझते हैं। उस प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी थिन एपिथेलियम है, ठीक है। वो सरफेस क्या होंगे जहां पर द सरफेस, वो सरफेस, द सरफेस वेयर या थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर्स, ठीक है। जहां पर गैसियस एक्सचेंज अकर होगी, उसके वाल जो होंगे मस्ट हैव थिन वॉल, ठीक है। क्या होंगे? उसके जो एपिथेलियल वाल है, उसके जो वाल है, थिन एपिथेलियम हम इसको कहते हैं, कि जहां वो सरफेस जहां पर गैसेस की एक्सचेंज होती है, गैसियस का एक्सचेंज होता है, तो वहां उसकी जो वाल होंगी वो क्या होंगे? वो थिन होंगे। एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ? थिन एपिथेलियम का मतलब ये हुआ कि वो सरफेस जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो क्या होगा? वो थिन वाल होगा, ताकि गैसेस आसानी से अंदर और बाहर आ जा सके, ठीक है। और गैसों का जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, ठीक है, उसको हम समझ चुके हैं। तो इसका जो मिनिमम होगा डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो 1 मिलीमीटर या इससे भी लेस होगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी तरफ बोलते हैं मोर परमिएबल, ठीक है। रिस्पायरेटरी सरफेस जो होगा वो मोर परमिएबल होगा, ठीक है। परमिएबल आप समझते हैं, परमिएबल और सेमी परमिएबल, ठीक है, आप लोग समझते होंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो द सरफेस, वो सरफेस क्या होगा? द सरफेस शुड बी परमिएबल, ठीक है, परमिएबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज more gases are diffuse or pass through it, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस या डिफ्यूज हो या इससे पास हो, ठीक है। तो इसलिए परमिएबल होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, लार्ज सरफेस एरिया। तो लार्ज सरफेस एरिया में क्या होगा? वो सरफेस एरिया जहां पर गैसेस की जो एक्सचेंज होती है वो क्या होगी? वो बड़ी होगी, ठीक है, ताकि ज्यादा गैसेस को, वो ज्यादा ऑक्सीजन को हवा से ले और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले, ठीक है। तो वो द सरफेस मस्ट, या चलो इस तरह लिखते हैं, द सरफेस शुड केप्ट
लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा गैसों का, ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार बाहर जाएगी। ठीक है। वेट सरफेस, वेट सरफेस का हम इस तरह समझेंगे कि वेट सरफेस क्या होगा, वो सरफेस वो मॉइस्ट होगा। ठीक है, मॉइस्ट, द सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट। ठीक है, द सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट। ठीक है, क्योंकि जो गैसेस होते हैं ना वो ड्राई सरफेस में मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सरफेस लाजमी बात है, उसके लिए सरफेस क्या होगा, वो मॉइस्ट होगा, वेट होगा। कैपिलरीज नेटवर्क, कैपिलरीज नेटवर्क का हम इस तरह कुछ लिखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, अ गुड ब्लड सप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगे। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगे। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्यों क्या करेंगे, यहाँ पर जो काफ़ी मिकदार में खून की जो रवानी है, खून का जो प्रेशर है वो काफ़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गुड सप्लाई होगा। तो खून में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर से ज़्यादा आएगी और ज़्यादा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होंगे, इस तरह हमारे जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होंगे। ठीक है, आज उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा लेंथी हुआ, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे थे कि आपको समझाना ज़रूरी था। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी इशू हो आपको, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।